नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप सबके लिए आज जो क्लास स्टार्ट की जा रही है वो आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा साथियों। ये आपका 8वें नंबर का पेपर है और इस पेपर से संबंधित आपको हर यूनिट से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आप लोग तसल्ली के साथ हर एक यूनिट का रिवीजन करते जाएंगे और आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है साथियों, उसको आप ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगी उसके तुरंत बाद आपके लिए रीट की पात्रता की क्लासें और मेंस के लिए दोनों को क्लासें चलाई जाएंगी यूट्यूब पर और पूरा कंटेंट पढ़ाया भी जाएगा। कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, इस यूनिट का नाम है बच्चों का स्वास्थ्य और खुशहाली। साथियों, वैसे जनरली ये जो हमारा पेपर है हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा ही इसका नाम है। तो हम अपने व्यावहारिक जीवन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखते हैं उससे संबंधित हम अपने व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग करके भी इस पेपर को हल भी कर सकते हैं। तो लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। जीवन का सबसे पहला सुख क्या है साथियों? हमारे शरीर का निरोगी होना। एक कहावत आपने सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। जीवन में अपने पास कितना भी पैसा धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो जीवन में खुशहाली कोई काम की नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, फिजिकल रूप से स्वस्थ रहिए। तो पहला सुख है निरोगी काया, शरीर का निरोगी होना। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है आपका एक कथन है, स्वास्थ्य किसी भी प्राणी की वह स्थिति है जो उस प्राणी की समूची शक्तियों के काम करने के पैमाने को निश्चित करती है। ये उपरोक्त कथन किसका है? दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे। ओवर्ट एफर का है ये कथन। किसका है? ओवर्ट एफर का। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है साथियों ये आपका साइकोलॉजी में है, ध्यान रखना आप लोग। ये बाल विकास जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक साहब ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था, और थॉर्नडाइक साहब ने अपने जो नियम है अपने विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 5 तो गौण नियम बताए थे और 3 अपने मुख्य नियम बताए थे। उन 3 मुख्य नियमों में से एक आता है हमारा तत्परता का नियम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को हम किसी काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए तैयार होना चाहिए, उसके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। वो कहलाता है तत्परता का नियम, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी बहुत ज़ोरदार दिया था थॉर्नडाइक साहब ने कि किसी घोड़े को हम लोग अपने तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते साथियों। ये एग्जाम्पल बहुत शानदार था इनका और ये रीट में भी पूछा गया था। तो तत्परता का नियम याद रखना आप लोग, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, ठीक है ना। थॉर्नडाइक साहब के आप लोग नियम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा योगदान भी है साइकोलॉजी के अंदर। आंसर हो गया सी। आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए, विद्यालय में बच्चों को आहार वितरण का जो कार्यक्रम सबसे पहले चलाया गया था वो किन देशों के अंदर चलाया गया था? तो वो आप लोग याद रखेंगे, जर्मनी और फ्रांस। ये 2 देशों के अंतर्गत जो आज वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान में भी जो मिड डे मील योजना चलाई जा रही है ना, ये कहाँ से ली गई है? जर्मनी और फ्रांस से ली गई है। सबसे पहले वहीं पर भोजन वितरण की शुरुआत की गई थी विद्यालयों के अंदर। ये कार्यक्रम ही तो है मिड डे मील कार्यक्रम, जो शायद मेरे हिसाब से, मुझे इतना कंफर्म ध्यान नहीं है, मिड डे मील कार्यक्रम मेरे हिसाब से 1995 में भारत के अंदर स्टार्ट किया गया था। आप लोग देख लेना एक बार, पूछा भी जाए तो शायद आगे हम बात भी कर लेंगे शायद कंफर्मेशन के लिए। सूर्य की किरण किस विटामिन का स्रोत होती है? तो ध्यान रखना, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है। कौन सी मिलती है? विटामिन डी, जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती है, विटामिन डी। और एक विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर एक क्वाइस्क्योर रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। और आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। प्रोटीन में किसकी उपस्थिति सर्वाधिक होती है? प्रोटीन में कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है? नाइट्रोजन तत्व ज़्यादा पाया जाता है। ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें गेहूँ, चावल, आलू, शकरकंद ऐसी चीज़ें खाने से, और वसा मिलती है हमको चिकनी चीज़ें खाने से, ठीक है ना, वसा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि भोजन प्राप्त ऊर्जा का माप। भाई हम जो भोजन प्राप्त करते हैं उसकी जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है या मिलती है किसी से ग्रहण करते हैं, तो उसको कौन सी मापन इकाई होती है? तो ध्यान रखना, हम ऊर्जा को हमेशा कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी के अंदर।
आगे बात करते हैं, अगला है रक्तस्राव को रोकने की क्षमता रखने वाला विटामिन कौन सा है। अगर हमारे शरीर से ब्लीडिंग हो रही है ना, तो उसको रोकने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। और विटामिन के का काम होता है रक्तस्राव को रोकने, जो रक्त होता है ना उसका थक्का जमा देती है, ठीक है ना, रक्त का थक्का जमाने के काम में आती है, ठीक है ना। उसके बाद अंडे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है अंडे के अंदर। और याद रखना, अंडे के खाने से विटामिन ए मिलता है, इसका मतलब ये है कि आपको रतौंधी रोग नहीं हुआ, क्योंकि रतौंधी रोग कब होता है, विटामिन ए की कमी से। तो अंडे खाओ और रतौंधी रोग से मुक्ति पाओ, सही है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है ना साथियों, जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, इसका निर्माण कहाँ किसके द्वारा होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो हमारा होता है, हमारी कोशिका के अंदर एक जीव द्रव्य पाया जाता है, जो हमको प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होता है। प्रोटीन के द्वारा हमको जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की प्राप्ति होती है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट की मरम्मत का कार्य कौन करती है, प्रोटीन ही करती है। मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका के अंदर एक जीव द्रव्य पाया जाता है और जीव द्रव्य का निर्माण प्रोटीन के माध्यम से होता है, इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता पैदा कर देती है, ठीक है ना। वो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर देती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं जो सेल्स वगैरह होती है ना, ठीक है ना, जो तंतुओं लगातार टूटते रहते हैं ना, उनकी मरम्मत करती रहती है, नई नई संश्लेषण करती रहती है बॉडी के अंदर प्रोटीन। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन अपना आता है इम्पोर्टेंट, जो प्रश्न का हम लाइक है वही पढ़ रहे हैं। परिश्रमी व्यक्ति के लिए भोजन में आवश्यक कैलोरी की कितनी मात्रा चाहिए। एक मेहनत करने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला जो व्यक्ति होता है फिजिकल रूप से, तो ध्यान रखना, परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए, जिस तरीके से आप लोग परिश्रम मेहनत कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप लोग दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए लगभग 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है मिनिमम से मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 4200 कैलोरी। एक पढ़ाई करने वाले व्यक्ति के लिए 4200 कैलोरी की आवश्यकता होती है साथियों। कितना, 4200 कैलोरी। और एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए 3600 कैलोरी। और एक साधारण काम करने वाले व्यक्ति के लिए कैलोरी ध्यान रखना कितनी होती है, 3000 से लेकर के 3500 कैलोरी के आसपास। ये आप लोग सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर और विकृत हो जाती हैं। हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ती हैं साथियों कैल्शियम की कमी से। इसलिए याद रखना, कैल्शियम मिलता है अंडे के अंदर। किस में मिलता है, अंडे के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसलिए हड्डियों को मजबूत अगर आपको करना है तो आप लोग कैल्शियम युक्त चीज़ें खाइए। आगे बात करते हैं रतौंधी रोग। आ गया वही, किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और याद रखना, बी की कमी से होता है बेरी वेरी, बी की कमी से बेरी वेरी, ठीक है। सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्वाइसक्योर होता है। कौन सा होता है, क्वाइसक्योर। याद रखना, क्वाइसक्योर रोग होता है, लिखा ही नहीं आ रहा है इस पर स्क्रीन पे, तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। बेरी वेरी विटामिन बी की कमी से हो गया, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया। सब अपनी जो तरह की विटामिन है सबको याद रखना है ना भाई। आगे बात करते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। इसी का नाम क्या है, गलगंड रोग है भाई। कौन सा है, गलगंड रोग, इसी को कहते हैं घेंगा रोग या गलगंड रोग। हमारा गला फूल के, टॉन्सिल्स जो फूल जाती है हमारी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बेंडाजोल। याद रखना, ये गोली किस काम आती है भाई, एल्बेंडाजोल गोली क्या काम आती है, कृमि के नियंत्रण में काम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट है, याद रखना, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल है जो कृमि नियंत्रण के काम आती है। आगे बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो मिड डे मील योजना चालू की गई थी, दोपहर के समय स्कूलों में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, इसकी शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो वो हुई थी तमिलनाडु के अंदर। ओके, आगे देखिए, अब हम आते थोड़े से बड़े प्रश्नों की तरफ आते हैं। देखिए, WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने हेल्थ को यानी स्वास्थ्य को किस तरीके से डेफिनेशन किया था, किस तरीके से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। तो देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकार परिभाषित किया है इसको कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ होने की अवस्था, ठीक है ना। स्वास्थ्य का ऐसा स्तर हासिल करना मानव जीवन का मनोरथ होना चाहिए, जो कि हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तौर पर उत्साहित जीवन जीने के योग्य बनाते हैं, या जीवन जीने के योग्य बनाए। यानी कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही
उसका रियल स्वस्थ कहलाता है। यानी कि उसका जो मतलब आप बोलते हैं कि बैलेंसिंग जो हेल्थ है, बैलेंस हेल्थ यानी कि संतुलित जो हमारा स्वास्थ्य है वो यही है कि हम शारीरिक, मानसिक या फिर सामाजिक रूप से हम पूरी तरह स्वस्थ रहे। यही कहा था WHO ने। ठीक है भाई। स्वास्थ्य और खुशहाली एक दूसरे से किस प्रकार पूरक है, एक दूसरे के किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है, देखेंगे। स्वास्थ्य खुशहाली के साथ संयुक्त अवस्था है, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रह सकता है। बिना स्वस्थ रहे खुश रहना संभव नहीं है। इसलिए एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। खुशहाली का आधार क्या है भाई, तो खुशहाली का आधार है तनाव रहित मन रखो, आत्मसंतुष्टि रखो, यही खुशहाली का आधार है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम, देखिए अगले क्वेश्चन पर। क्या सामाजिक स्वास्थ्य हमारे सीखने को प्रभावित करता है? बिल्कुल, हमारे सीखने को प्रभावित करता है सामाजिक स्वास्थ्य, क्योंकि सामाजिक परिवेश से ही बच्चे से सीखने की सामाजिक परिवेश ही बच्चे की सीखने की प्रथम पाठशाला है। बच्चा परिवार में रहकर सब कुछ सीखता है और परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। उस दौरान बच्चा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना सीख जाता है। और जो हमारा पहला विद्यालय है परिवार, उसमें गुरु कौन होता है, हमारी माता होती है। और फ्रॉवेल साहब ने तो यही कहा था, बच्चे की पहली जो शिक्षक होती है ना, वो उसकी माँ होती है। पहला गुरु कौन होता है, एक शिक्षक होता है। ये फ्रॉवेल साहब ने अपनी किंडरगार्टन पद्धति में कहा था। आप शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे ना साथियों रीड के लिए, तो आपको हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है आपको, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखेंगे थोड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए पोषक तत्व किसे कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो जीवन यापन करने के लिए भोजन में तत्वों का होना आवश्यक है, वही हमारे पोषक तत्व कहलाते हैं। और आपको याद रखना, हमारे भोजन के जो पोषक तत्व है, जो हमारे कंटेंट है यानी घटक जो है, उन कौन कौन से हैं, तो 6 घटक हैं भोजन के, जो बहुत याद रखने हैं आपको। एक तो है कार्बोहाइड्रेट पहला, दूसरा वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये 6 हमारे संतुलित भोजन के घटक हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं साथियों। ज़रा आप लोग इनको याद रखेंगे, बोलना नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना आता है कि प्रोटीन की कमी से शरीर पर पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर की लंबाई और वजन कम हो जाता है, रोगी में उदासीनता आ जाती है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। अब देखेंगे आप लोग, ये देखिए क्वाइशक्योर जो शरीर में रोग होता है वो किस कमी से होता है साथियों, ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है ना, प्रोटीन की कमी से होता है 5 वर्ष तक के बच्चों में, और इसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं कृमि प्रभावित शरीर के कौन कौन से लक्षण हैं। यदि किसी व्यक्ति को कृमि रोग हो जाता है ना, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो देखेंगे संक्रमित बच्चा जो होता है उसको भूख नहीं लगती, थकान और बेचैनी रहती है, पेट में दर्द, सूजन मितली हो जाती है, और उल्टी दस्त हो जाते हैं, कभी कभी मल के साथ ब्लड भी आने लगता है, एनीमिया और कुपोषण जैसे रोग हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास पर भी उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और उसकी कार्य क्षमता और आयु में भी कमी आने लगती है। ठीक है ना, तो ये अपने कृमि जो रोग है उसके लक्षण हैं, आप लोग ज़रा याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम मध्याह्न जो भोजन हम विद्यालयों में दिया जाता है, उसके उद्देश्य क्या है। मिड डे मील जो योजना चालू की गई है स्कूलों के अंदर, उसका योगदान क्या है, उसका क्या उद्देश्य है कि प्रदेश के राजकीय, परिषदीय और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, EGS हैं, और AIE केंद्रों पर जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं ना, उनमें भी पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को भी विकसित करना। बच्चों में विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाना। प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना और ड्रॉप आउट की कम करना। यानी बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, एडमिशन कटवा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। बच्चों में भाईचारे की भावना विकसित करना, वे विभिन्न जातियों और धर्मों के मध्य के अंतर को दूर करना, उन्हें एक साथ बिठा करके भोजन कराना ताकि उनमें एक अच्छी समझ पैदा हो सके, और सामाजिकरण को बढ़ावा देना। ये हमारे मिड डे मील योजना के उद्देश्य है। ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, देखेंगे आप लोग,
सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है क्योंकि इससे विटामिन डी मिलता है और इसकी कमी से इसकी वजह से क्या होता है, दांतों और हड्डियों जो होती है विटामिन डी की वजह से मजबूत हो जाती है। ठीक है ना, विटामिन डी की वजह से क्या होता है, अगर कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दांतों के अंदर एक कठोर भाग पाया जाता है, दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है, इसको बोलते हैं एनावल। एनावल भी मजबूत किससे होता है, विटामिन डी की वजह से ही होता है ना, याद रखना आप लोग। हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग है विटामिन एनावल। अब बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आते हैं कि स्वास्थ्य से क्या समझते हैं आप लोग, और एक स्वास्थ्य के आयाम क्या क्या होते हैं। तो स्वास्थ्य की अवधारणा बोल सकते हैं आप इसको कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, है ना। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य की अवधारणा क्या कहती है इसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। तो सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर देना है और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आने वाले आप 2-4 दिन के बाद ही आपकी क्या आएंगी, रेट की क्लास से आने लग जाएंगे तुम्हारी एग्ज़ाम खत्म होने के तुरंत बाद ही। तो चलिए भाई, स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सामाजिक रूप से संतुलित व व्यवस्थित होने की अवस्था क्या कहलाती है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को प्राप्त करके एक बच्चा अपने जीवन के विभिन्न आयामों को विकसित कर सकता है। और इस स्वास्थ्य के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का कथन भी आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कथन है। नायम आत्मा बलहीन न लक्ष्य, नाय आत्मा बलहीन न लक्ष्य, अर्थात निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन कभी नहीं कर पाता, चाहे वो शारीरिक रूप से निर्बल हो या मानसिक रूप से। ऐसा व्यक्ति जीवन के कभी उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। इस उपरोक्त कथन से स्वास्थ्य की उपयोगिता और बच्चों के शैक्षणिक सामाजिक जीवन में स्वास्थ्य की आवश्यकता को महसूस किया जा सकता है। WHO की परिभाषा आपने ऊपर पढ़ी ही ली कि WHO ने स्वास्थ्य को किस तरीके से परिभाषित किया है, तो ये आप लोग पढ़ के जाना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य के आयाम। देखिए, स्वास्थ्य एवं खुशहाली का जैविक पक्ष, पहला पक्ष आयाम क्या है, स्वास्थ्य और खुशहाली का जैविक आयाम। दूसरा है मानसिक पक्ष, खुशहाली व स्वास्थ्य का मानसिक पक्ष। और तीसरा है सामाजिक पक्ष। तो यहाँ पर स्वास्थ्य तीनों तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। जैविक का मतलब फिजिकल रूप से, दूसरा है मानसिक रूप से, और तीसरा है सामाजिक रूप से व्यक्ति का स्वस्थ होना ही क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। ध्यान रखना। आगे बात करते हैं खुशहाली की अवधारणा, यानी खुशहाली से आप क्या समझते हैं। ये मैंने आपको ऐप के अंदर डाल दिया है साथी क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, आएगा 100%, 100%। आगे देखेंगे आप लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए, थोड़े प्रश्नों की तरफ बनते हैं। स्वास्थ्य व खुशहाली के सामाजिक पक्ष की विवेचना कीजिए, यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यक्ति को किसके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य व खुशहाली के सामाजिक पक्ष से तात्पर्य है कि कोई बच्चा या व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या सामाजिक गतिविधियों या परिस्थितियों के साथ उनमें भाग लेते हुए अपने सामाजिक गुणों, व्यवहार, सामंजस्य तथा प्रतिक्रिया का किस प्रकार सामंजस्य कर पाता है। एक बच्चे को अपने आगामी जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसकी सामाजिक संरचना व गतिविधियों में भाग लेना, समाज के कल्याण में अपनी भागीदारी निभाना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक रूप से एक स्वस्थ और खुशहाल बच्चे में जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण गुण जैसे सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन, ईमानदारी, न्यायसंगत व्यवहार की उपस्थिति देखी जा सकती है। ठीक है, अब हम आगे अगला प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। स्वास्थ्य एवं सीखना आनुवांशिकता द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है। क्या आनुवांशिकता भी स्वास्थ्य और सीखने को प्रभावित करती है? तो बिल्कुल। वंशानुसार देखा जाए तो जिन परिवार में सदस्यों का स्वास्थ्य उच्च स्तर का होता है उनके बच्चों में भी ये बातें देखी जाती हैं कि स्वास्थ्य माता पिता के गुणसूत्र बच्चों में प्रविष्ट करते हैं, आते हैं, जिनके द्वारा उन्हें आरोग्य विरासत में मिलती है। कि अगर किसी बच्चे के माता पिता स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल हस्तपुष्ट है, तो उसका बच्चा भी हस्तपुष्ट ही होगा। और इसके विपरीत अस्वस्थ रहने वाले माता पिता की संतान भी अस्वस्थ हो सकती है। अगर उसके माता पिता की कोई बीमारी है जो लंबी पीढ़ियों से चलती आ रही है तो उसके संतान में भी वो पैतृक गुण देखने को मिलता है। ठीक है ना, याद रखना आप लोग, ये पैतृक गुण देखने को मिल जाता है। कि जैसे मान के चलते हो, या कई बच्चे कई बार किसी रोग से ऐसे ग्रसित हो सकते हैं जिसके कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और सीखने की गति को प्रभावित कर देता है। भाई आप भी जानते हो इस चीज़ को कि अगर कोई बच्चा बीमार है तो क्या उसकी बुद्धि मंद नहीं होगी? क्या उसके सीखने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या वो बच्चा एक स्वस्थ बच्चे की तरह टैलेंट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए
या खुद को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। सजग मस्तिष्क और बलिष्ठ शरीर का गुण बच्चों को अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। उक्त प्रकार के बच्चों को यदि अनुकूलित वातावरण मिल जाए तो सीखने में सरलता का अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कि एक बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों में स्वास्थ्यप्रद आदतें हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, यानी माता पिता के द्वारा या फिर अध्यापक के द्वारा या खुद के द्वारा अच्छी आदतें कैसे विकसित हो सकती है बच्चों के अंदर, देखेंगे आप लोग। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में दैनिक क्रियाकलापों में कुछ क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, व्यवहार बार बार करते हैं या दोहराते हैं। कालांतर में उसके कार्य करने और व्यवहार करने का एक विशेष तरीका होता है जो उसकी आदत बन जाती है और यह उसकी जीवन शैली का एक अंग भी बन जाता है। व्यक्ति की यही जीवन शैली उसके परिवार के बच्चों पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में अनुकरण के माध्यम से सीखता है। भाई अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। अल्बर्ट बांडुरा ने कहा था, ध्यान रखना आप लोग, इसको प्रक्षेपण का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। यही तो अल्बर्ट बांडुरा का कहना था कि बच्चा हमारे आसपास से, हमारे परिवार से, हमारी संगति से बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, बच्चा देख करके सीखता है। अतः बालक भी कामावश उसी शैली पर चलना प्रारंभ कर देता है। हम बच्चों को जिस तरह से ढालना चाहेंगे वो बदलता चला जाएगा। जिस प्रकार के व्यवहार और आदतों का उसमें समावेश करना चाहेंगे उसके अनुरूप उस बच्चे को भी ढाला जा सकता है। व्यक्ति की यही जीवन शैली उसके परिवार के बच्चों पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ये राइट दोबारा हो चुकी है स्टार्ट, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है भोजन संबंधी स्वास्थ्यप्रद आदतों का विवरण। भोजन करते समय कौन कौन सी अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, देखिए आप लोग। भोजन करने से पहले अपने हाथ मुंह साबुन से धोना चाहिए, ठीक। भोजन को ढककर रखना चाहिए सुरक्षित स्थान पर। भूख लगने पर ही पौष्टिक और सुपाच्य और संतुलित भोजन लेना चाहिए। मौसम के अनुसार लो भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बाजरे की रोटी खा रहे हो तो गर्मियों में खा रहे हो, अरे बाजरे की रोटी सर्दियों में खाओ। मौसम के अनुसार अपना खाना खाओ। भोजन स्वस्थ स्थान पर और उचित आसन में बैठ करके करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसी अवस्था में बैठे हो भोजन करने की, कहीं भाग रहे हो, अरे आराम से तसल्ली के साथ में आलती पालती मार करके बैठना चाहिए खाने के लिए। और भोजन करते समय हमेशा मन को शांत रखो, शांत भाव से, बिल्कुल बातचीत मत करो भोजन करते समय। भोजन आवश्यकता अनुसार करो, जितना आपकी पेट की लिमिट है उतना ही खाओ। ओवर फीडिंग मत करो, ओवर फीडिंग मत करो, वरना फिर बाद में नुकसान हो सकता है, या तो अपच हो सकती है, कुछ और हो सकता है। भोजन को चबा चबा कर खाओ, ऐसा नहीं कि मशीन की तरह धुआंधार लग रहे हो, ऐसा मत करो। भोजन को काट काट के अच्छे ढंग से चबा चबा के खाओ। अत्यधिक गर्म और ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, और ये आप लोग जनरली जानते हो, इस क्वेश्चन को मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया। आप देखेंगे हमारे शरीर में वसा के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में वसा के क्या क्या काम होते हैं, वसा क्या क्या काम करती है, हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदा करती है। उच्च कैलोरी प्रदान करने के लिए वसा उन लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी है जिन्हें कार्य करते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वसा शरीर को ताप और शक्ति प्रदान करती है। अगर किसी व्यक्ति के ना बीपी लो होता है ना, तो उसको हमेशा वसा युक्त चीज़ें देनी चाहिए, चिकनी चीज़ें देनी चाहिए, तो चिकनाई वाली युक्त, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो जिसको बीपी ब्लड प्रेशर लो होता है ना, उसको हमेशा वसा युक्त चीज़ें दो। शरीर की त्वचा को मुलायम बनाती है कौन, वसा। सर्दी और गर्मी से शरीर का बचाव करती है, ठीक है। कार्बोज व वसा को भोजन ईंधन भी कहा जाता है। हमारी जो कार्बोज होती है ना, कार्बोज और वसा, इन दोनों को हम ईंधन भोजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके जलने की प्रक्रिया से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ये भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कृमि से संबंधित कृमि के लक्षण। अब एक बार यहाँ पर कृमि का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। कृमि के लक्षण आपने ऊपर पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कृमि के बचाव के उपाय। कृमि एक परजीवी है, मिट्टी के माध्यम से संक्रमण करते हैं। संक्रमित व्यक्तियों के खुले में शौच के कारण इनके अंडे मिट्टी में विकसित होने लगते हैं। संक्रमित भोजन, गंदे हाथों या त्वचा के लार्वा के संपर्क में आने से अन्य व्यक्ति भी संक्रमित हो जाते हैं और उनकी आंत में ये कृमि जो जीव है वो विकसित होने लगता है।
अब इस कृमि से बचने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए श्रीमान जी? कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखो, खाने से पहले और शौच के बाद तुरंत साबुन से हाथ धोना चाहिए, फलों और सब्जियों को ठीक से धो करके ही पकाना चाहिए, हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए, चप्पल जूते पहनने चाहिए, नाखून स्वच्छ और छोटे रखने चाहिए, खुले में शौच कभी ना करें, हमेशा शौचालय का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर किसी व्यक्ति को कृमि रोग हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कृमि नियंत्रण से बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में वृद्धि होती है, वही है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि से बच्चे अधिक स्वस्थ व कुशल पूर्वक हुए हैं। यानी कि बच्चे के स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहे हैं? हम सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। यानी कि अगर हमने कृमि रोग पर नियंत्रण पा लिया है तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? फिर वो क्वेश्चन है ये। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रक्त अल्पता यानी जो एनीमिया रोग होता है वो नहीं हो पाएगा, पोषण में वृद्धि होगी और विद्यालय उपस्थिति में भी बढ़ोतरी हो पाएगी, क्योंकि जब बच्चा बीमार ही नहीं होगा तो आराम से स्कूल भी तो जा सकता है ना। तो उस तरीके से आगे अब देखेंगे यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न आगे भैया। अब मैं निबंधात्मक प्रश्न तो आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पर जो 20 मॉडल पेपर दिए हैं ना उनको आप लोग पढ़ो। सबसे पहले मॉडल पेपर पढ़ो, उसके बाद आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखो। पहले मॉडल पेपर ही पढ़ना है क्योंकि उससे हमारा पूरा डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन के तौर पे आप लोग अपनी सीरीज़ को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके प्रश्न तो आ जाएंगे बहुत सारे, किस में से? उसी में से आपके आराम से 70 के आसपास तो आराम से बन जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है तुमको, कोई भी नहीं रोक सकता तुमको। तुम आराम से धुआंधार अच्छे नंबर लेकर आओगे पेपर के अंदर, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए खुराना क्लासेस ऐप हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक है, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। और लगभग 5 साल हो गई लगातार इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे और आगे भी। पिछले भी मैंने समय में अच्छी परसेंटेजें दी हैं, 80+% हज़ारों स्टूडेंट की है और 88% तक हमारा रिजल्ट रहा है। मैक्सिमम लगभग 15-20 बच्चों की हमारी 88% तक बनी है और आज वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर के पद पर भी कार्यरत है। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से पढ़ने वाले पिछले बैच के बच्चे आज गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं हमारे साथ साथ। तो आप सभी भी इसी तरीके से तैयारी कीजिए और मैं रीट के लिए भी आपको तैयारी करवाऊँगा, ठीक है ना। चिंता मत कीजिए, धन्यवाद।